नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था रहीम के काव्य की अंतर्वस्तु, जिसमें हमने उनके भक्ति, नीति और श्रृंगार परक जो काव्य है उनका, उसके बारे में जानकारी ली थी। आज हम पढ़ेंगे रहीम के काव्य की भाषा। तो भाषिक संप्रेषण की दृष्टि से रहीम एक उत्कृष्ट कवि हैं। संप्रेषण की पूरी अर्थवत्ता उनकी काव्य भाषा में मौजूद है। उनके पास असाधारण संप्रेषण क्षमताओं को उद्घाटित करती भाषा का आदर्श है। रहीम भाषा की दृष्टि से उस युग के कवि हैं जब ब्रज भाषा और अवधी अपने पूरे उत्कर्ष पर थी। खड़ी बोली के उन्मेष के संकेत मिलने लगे थे। खड़ी बोली का फारसीमय रूप सामने आ रहा था। ऐसे समय में बहुभाषाविद रहीम का एक साथ हिंदी, फारसी, संस्कृत, तुर्की और अरबी पर एकाधिकार था। वे तीन भाषाओं हिंदी, संस्कृत और फारसी के श्रेष्ठ कवि थे। उनके लिए कहा गया है कि उन्होंने मस्तिष्क चाहे अरबी, फारसी और तुर्की को दिया हो, लेकिन हृदय जो है ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली और संस्कृत को दिया। हिंदी काव्य के क्षेत्र में उन्होंने ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली तीनों में रचनाएं की। यह कम बड़ी बात नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भाषा की दृष्टि से उन्हें तुलसी के समकक्ष ठहराते हैं। जैसे भाषा पर तुलसी का शाही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये ब्रज और अवधी, पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं के समान कुशल थे। बरवे नाई का भेद बड़ी सुंदर अवधी भाषा में इनकी रचना है। क्या नाम है उसका? बरवे नाई का भेद। सभी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि जो परवर्ती कवि हैं उनमें भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी रहीम की तुलना तुलसीदास से की है। तो रहीम ने बरवे अवधी में लिखे और दोहे, सौरठे और कवित और सवैये किस भाषा में लिखे? ब्रज भाषा में। और खड़ी बोली में उनकी रचना थी मदनाष्टक। संस्कृत में भी उन्होंने रचनाएं लिखी। ज्योतिष ग्रंथ जो था उनका, ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुक जातकम, इसमें संस्कृत, फारसी और हिंदी
तीनों की छटा है, लेकिन उनकी काव्य भाषा विशेष रूप से ब्रज भाषा और अवधी रही है। कई काव्य भाषाओं में एक साथ अपनी काव्य क्षमता को उद्घाटित करने वाले रहीम श्रृंगार और भक्ति की पर्याप्त रचनाएं प्रस्तुत करने के बावजूद वह मूल रूप से नीति के कवि कहे जाते हैं। सूक्ति काव्य में संप्रेषणीयता की दृष्टि से भाषा का सीधा सरल और लोक प्रचलित रूप अपेक्षित होता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार रहीम का काव्य मुख्य रूप से सूक्ति काव्य है, जहां भाषा का सीधा और उपकरणात्मक प्रयोग होता है, सृजनात्मक उतना नहीं। तो भाषा का सीधा और उपकरणात्मक प्रयोग उसमें होता है। सूक्ति काव्य की सरलता मानव जीवन के सीधे पर पैने परिवेक्षण में सहायता देती है। जीवन के विविध संदर्भों द्वंद्वों की स्थितियों को रहीम ने कस लिया है, इसलिए उनकी सूक्ति शैली सीधा भाषिक विधान और नीति सिद्धांत का कथ्य परस्पर बहुत अनुकूल है। नीति सिद्धांत रहीम अपने काव्य में कथ्य को सरल, सहज और नपे तुले छोटे छोटे शब्दों में समेट लेने की क्षमता रखते हैं। रहीम लघु शब्दों यानी छोटे छोटे आकार के शब्दों की श्रृंखला में अपनी बात कहने की सामर्थ्य रखते हैं, जैसे खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मत पान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। तो छोटे छोटे शब्दों का ऐसा संयोजन ध्वनि और गेयता के अनुकूल होने के कारण कथ्य को लोगों के हृदय की गहराइयों में नहीं उतारता, बल्कि दोहों को उनकी जुबान पर भी बिठा देता है। साथ ही तत्सम तद्भव और देशज बहुलता रहीम की काव्य भाषा को जन सामान्य भाषा के स्वरूप में ढाल देती है। भाषा का ये रूप बिना आक्रामक हुए शिष्टता और सहजता के साथ अपने अभिप्रेत अर्थ को व्यंजित करता है। तत्सम बहुलता और तद्भव बहुलता के लिए इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विश्वव्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, जो रहीम गटकुंडली सिमटी कूद चढ़ी जाही। तो रहीम की राजभाषा अपने समय के प्रभाव को ग्रहण करती हुई भाषा है, इसलिए युगीन मुस्लिम समाज द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले अरबी, फारसी और तुर्की आदि भाषा के जो शब्द हैं उनसे परहेज नहीं करती। तो इनके तद्भव रूपों से भाषा को जन सामान्य भाषा का जामा पहनाती है। वे हुजूर कागज फजीहत के स्थान पर हुजूर कागज फजीहत का प्रयोग करते हैं। कभी कभी देशज विदेशज भाषा का मिश्रण उनकी काव्य भाषा में अद्भुत प्रभाव उत्पन्न पैदा करता है, जैसे फर्जी साहन है सके, गति टेढ़ी तासीर, रहीमन सीधी चाल सो प्यादा होत वजीर। रहीम की काव्य भाषा लोक रंग की अद्भुत झलक के कारण आकर्षित करती है। रहीम की अवधि में ब्रज भाषा और संस्कृत की शुद्ध तत्सम शब्दावली, भोजपुरी बगार और ठेठ ग्रामीण भाषा के प्रभाव उसे लोक जीवन का हिस्सा बना देती है। इसी तरह ब्रज भाषा संस्कृत की शब्दावली, फारसी शब्दों की मिलावट और ब्रज भाषा संस्कृत
शब्दावली, फारसी शब्दों की मिलावट, राजस्थानी डिंगल, और ठेठ ग्रामीण बोलचाल की शब्दावली के कारण सर्वसाधारण की भाषा बन जाती है। साथ ही लोक प्रचलित लोकोक्तियों और मुहावरों, इनका भी प्रयोग उनकी रचनाओं में मिलता है। लोकोक्तियां और मुहावरे, उनकी भाषा को एक आत्मीय कलेवर देते हैं। रहीम की भाषा में आत्मीयता का जो पुट है वह इसलिए भी है कि रहीम के यहाँ भाषा अनुभव का अंग बन गई, वह माध्यम भर नहीं रही है। सरल मुहावरों में लिपटा कथ्य अपनेपन के साथ काव्य की चेतना में समाविष्ट हो जाता है। जैसे ये उदाहरण देखते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बो, फूल ही फल ही अगाए। रहीम की भाषा के ऐसे ही संस्कार पर विद्यानिवास मिश्र की ये उक्ति या ये कथन कि उन्होंने आत्मीयता की राह खोजी है, वे अपनी विदग्धता को सहजता से जोड़ते हैं। फारसी के अंदाज को गांव के सलोनेपन के साथ, अपने पराक्रम को क्षमा के साथ और राजसी ठाट बाट को फकीरी के साथ जोड़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं शिल्प। रहीम के काव्य में शिल्प, किसी भी काव्य का शिल्प विधान मात्र संरचना नहीं है, बल्कि वह काव्य की रचना प्रक्रिया में अंतर्ग्रसित रहता है। अभिव्यक्ति की प्रक्रिया प्राय अनुभूति की प्रक्रिया के समानांतर ही चलती है। रचना प्रक्रिया के भीतर से गुजरते हुए शिल्प उभरता है। किसी भी रचना की उत्कृष्टता रचना की अंतर्वस्तु और कलात्मक संयोजन के समग्र प्रभाव पर निर्भर करती है। तो काव्य के विधायक तत्वों के आंतरिक संयोजन में जितनी कसावट होगी, रचना उतनी ही असरदार होगी। तो काव्य रूप की दृष्टि से रहीम ने मुक्तक रचना को आधार बनाया। जीवन की अंतर्धारा में प्रवाहित सरस, कोमल और खरी अनुभूतियों को उन्होंने मुक्तकों में बांधा। छंदों की दृष्टि से रहीम की रचनाओं में पर्याप्त वैविध्य है। उन्होंने अपनी रचनाओं में दोहा, सोरठा, बरवे, कवित, सवैया, और संस्कृत के मालिनी छंद का प्रयोग किया है। उनके नीतिपरक उपदेश तथा नगर शोभा रचना में दोहे हैं। नगर शोभा इनकी रचना का नाम है।
नायिका भेद बरवे में नायिका भेद क्या है, इनकी रचना किस प्रकार की है, बरवे। और श्रृंगारिक रचना किसमें है, सवैये। श्रृंगारिक रचना सवैये। और सोरठे में है। इनकी जो मदनाष्टक रचना है वो मालिनी छंद में। लेकिन रहीम का सर्वाधिक प्रिय छंद है दोहा और बरवे। दोहे की सामर्थ्य को वो इस प्रकार उद्घाटित करते हैं, जैसे दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही, रूप कथा पद चारुपट कंचन दोहा लाल, ज्यो ज्यो निरखत सूक्ष्म गति मोल रहीम विशाल। तो नट जिस बुद्धिमानी और अभ्यास से अपनी कुंडली से सिमट कर निकल जाता है, उसी प्रकार दोहों की शब्दार्थ योजना में विशेष सजगता जरूरी है। कम अक्षरों में असीम अर्थ उड़ेल देना दोहों की विशिष्टता है। रहीम के दोहे इसी विशिष्टता को प्रमाणित करते हैं। मैथिली शरण गुप्त दोहों की अंतर्वस्तु और रूप शोष्ठों पर रीझ कर इन उद्गारों को व्यक्त कर सके, जैसे रहीम को अमरता प्रदान करने के लिए उनके दोहे ही पर्याप्त हैं। ऐसा किसने कहा था, मैथिली शरण गुप्त ने। रहीम के बरवे छंद में भी अद्भुत सौंदर्य है। बरवे के लघु आकार में समाई मर्मस्पर्शी भावव्यंजना और उसका लयात्मक विधान रहीम के काव्य शिल्प के चमत्कार को सिद्ध कर देता है। साथ ही सिद्ध करता है बरवे की अनूठी प्रभाव संपन्नता को। बरवे छंद की प्रशंसा में भी ये कहा गया है कि बेदक अनियारो बड़ो, समझे चतुर सुजान, सुनत जात चित चाव पे यह बरवे के बान। तो रहीम एक सहज स्वाभाविक शिल्पकार हैं। काव्य की सहज प्रभात्मकता में, उसकी सहज स्वाभाविक गति में अलंकारों की नियोजना भी दिखाई देती है। रहीम की अलंकार योजना नीति जैसे विषयों के प्रतिपादन में जहाँ प्रभावोत्पादकता पैदा करती है, वहीं श्रृंगारिक रचनाओं के माधुर्य को, उसके लालित्य को भी बढ़ा देती है। तो उनकी अलंकार सृष्टि में दृष्टांत अलंकार का बड़ा महत्व है। अलंकार कौन सा, दृष्टांत। यानी वे दृष्टांत या उदाहरण देकर अपने कथन को पुष्ट करते हैं। उनके दोहों में जब दृष्टांत का प्रयोग होता है तो दूसरी पंक्ति में दृष्टांत के रूप में आती है उनकी पंक्ति, जो रहीम मन हाथ है मनसा कहूं किन जाही, जल में जो छाया परी काया भिजती नहीं। तो सूक्ति शैली में लिखे गए नीतिपरक दोहों में आए दृष्टांतों की विशेषता यह है कि उनके दृष्टांत चयन का एक क्षेत्र व्यापक और विस्तृत है। उनके दृष्टांत या तो पुराणों से या रामायण महाभारत के प्रसंगों से लिए गए हैं या सामान्य जनता के जीवन से। तो दृष्टांतों के प्रयोग में रहीम की मौलिकता और उनका अभिव्यक्ति कौशल चमक उठता है। पौराणिक दृष्टांत का एक उदाहरण यहाँ देखिए। रहीमन याचकता कह गहे, बड़े छोटे हैं जात, नारायण हूँ को भय 52 अंगुर गात। तो जिन दोहों में सीधा कथन है, भाषा का सीधा इस्तेमाल है, वहां पे भी अलंकारों का सहज सुंदर प्रयोग कथन को निरस्ता से उबार लेता है। तो अपने नीति काव्य में रहीम ने कई तरह की शैलियों का प्रयोग किया है। कथन भंगिमा में तरह तरह से आकर्षण पैदा किया है, उसकी प्रभाव संपन्नता को बढ़ाया है। कहीं कहीं प्रश्न के माध्यम से नीति कथन के आशय को भी उसी अभिव्यक्ति की सघनता में पूरी ताकत के साथ अभिव्यंजित किया है। जैसे अधम वचन ते को फलियो, बैठ ताड़ की छाह, रहीमन काम न आए है, ये नीरस जगमा। तो कहाँ नीति की
सूक्ति शैली में संख्या के आधार से, तो कहीं कथ्य के आधार पर प्रभाव पैदा किया है। जैसे अरज गरज माने नहीं, रहीमन ए जनचारी, रिनिया राजा मांगता, काम अतुरी नारी। तो इस तरह सूक्तियों में कहीं संबोधन तो कहीं प्रबोधन तो कहीं आत्म प्रबोधन रूप में अभिप्रेरित जो अर्थ है उसको छंद की भाषा की लय में गुंथ दिया है। तो इस तरह रहीम के भाषा शिल्प की विशिष्टता का मानदंड क्या रहा? सीधी सरल भाषिक संरचना और प्रभाव की सघनता और तीव्र प्रेषणीयता। छंद और लय का अनूठा विधान उसे कवि के कौशल का अद्भुत नमूना बता देता है। एक कुशल कवि के रूप में रहीम ने अपनी हिंदी काव्य भाषा के विविध आधारों में विवेक करते समय छंद और भाषा की लय में संगति का पूरा ध्यान दिया है। तो रहीम की जो काव्य की अंतर वस्तु है उसको पढ़ने के बाद उनके काव्य की भाषा और शिल्प से भली भांति हम परिचित हो चुके हैं। हिंदी काव्य के विकास में उनका अपूर्व योगदान है। अवधि में बरवे सर्वप्रथम रहीम द्वारा ही लिखे गए हैं। उन्होंने नीति, श्रृंगार और भक्ति तीनों ही लोक क्षेत्र में अद्भुत काव्य प्रतिभा का परिचय दिया है, परंतु वे नीति के कवि के रूप में ही अधिक प्रसिद्ध रहे हैं। तो रहीम को सामाजिक संबंधों की, सामाजिक जीवन की गहरी समझ थी। सामाजिक जीवन संदर्भित अनेक उपयोगी कथन उनके नीति विषयक काव्य में उपलब्ध हैं। तो भाषा की दृष्टि से उन्होंने ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली तीनों में रचनाएं की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भाषा की दृष्टि से उन्हें तुलसीदास के समकक्ष ठहराते हैं। शिल्प की दृष्टि से रहीम ने मुक्त रचना को आधार बनाया। छंदों की दृष्टि से रहीम की रचनाओं में पर्याप्त विभिन्नता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में दोहा, सोरठा, बरवे, कवित्व, सवैया और संस्कृत के मालिनी छंद का प्रयोग किया। तो इस प्रकार रहीम काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की जानकारी हम आज की क्लास में प्राप्त कर चुके हैं। धन्यवाद।